नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में यौधेय साम्राज्य के साथ युद्ध से बचने के बाद सिकंदर अपनी थकी हुई सेना के आग्रह पर पीछे हट गया। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान छोड़ के जाने के लिए वह जिस रास्ते से आया था, उस रास्ते के बजाय सिंधु नदी के रास्ते किनारे के आसपास का प्रदेश जीतते हुए वापस जाने का फैसला उसने किया था। और उसके मुताबिक उसने उस यात्रा को कितने अनुशासित रूप से शुरू किया और कैसे उसने सिंधु नदी के तट पर साथ आए मालवा और शूद्रक गणराज्यों के साथ युद्ध किया। और उसी युद्ध में जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो ऐसा क्या हुआ जिसने इस लड़ाई का रंग ही बदल डाला। हम इस सवाल पर आ पहुंचे थे। इस खंड के आरंभ में ही हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए इस चौंकाने वाली घटना से ग्रीक सेना के साथ ही पूरी दुनिया को ऐसे कौन से सत्य का साक्षात्कार हुआ, इन सवालों के जवाब पाने के साथ साथ रास्ते में छोटे मोटे राज्यों द्वारा आखिरी सांस तक की गई लड़ाई की महान गाथा को समझने के लिए इस पूरे एपिसोड को अंत तक जरूर देखें और जाने की अर्जुन के सिकंदर, जगज्जेता सिकंदर जैसे विशेषणों में कितनी सच्चाई है। चलिए तो फिर चलते हैं। लेकिन तभी अचानक एक भारतीय तीरंदाज ने एक जहरीला तीर सुनहरे रंग के अभेद्य शिरस्त्राण पहने हुए आगे बढ़ रहे सम्राट सेनापति सिकंदर पर इतने बल के साथ छोड़ा कि अब तक अभेद्य बने गए शिरस्त्राण को छेदते हुए तीर ने सिकंदर की छाती को इतनी बुरी तरह से छेद दिया कि सिकंदर का खून बहने लगा और वो वहीं पड़ा और बेहोश हो गया। तब यूनानी सिपाहियों ने उसे ढाल की आड़ में वहां से खींचकर उसकी छावनी में ले गए। लेकिन जिसे हम दैवी समझते थे उसे भी हमारी तरह ही घाव लगते हैं, उसके शरीर से भी हमारी ही तरह खून बहता है, वह भी हमारे जैसे ही घाव से तड़पता है और बेहोश भी होता है। यह देख ग्रीक सेना को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारा सेनापति सिकंदर भी एक साधारण आदमी ही है। यह सत्य न केवल यूनानी सैनिकों में बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इसी भूमि में भारतीयों द्वारा ही प्रकट किया गया था। इसे अच्छे से नोट करें दोस्तों। अंतत बड़ी मुश्किल से उस भारतीय वीर का विषैला बाण जो उसके सीने में घुसा था बाहर निकाला गया। जैसे जैसे सिकंदर ठीक होने लगा वैसे वैसे यूनानी सेना भी पुनर्जीवित होने लगी। घाव ठीक होने में कई दिन लग गए, तब तक सिकंदर बिस्तर पर ही पड़ा रहा। जब भारतीय पौरव राजा यूनानियों द्वारा युद्ध में घायल हो गए तो सिकंदर को इतना गर्व हुआ था कि उसने उस प्रसंग की छवि के स्मारक के रूप में एक नया सिक्का ढाला। उसे आज भी देखा जा सकता है। आज उस बेनाम भारतीय हिंदू वीर के सिर्फ एक ही तीर ने यूनानियों के उसी राजा सिकंदर को इसी हिंदुस्तान के युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। सिकंदर के द्वारा शुरू किए गए खून के प्यासे आक्रमण का ऐसा बदला लिए जाने वाली ये घटना हम भारतीयों को लिए कितनी गौरवशाली है, इसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। अलेक्जेंडर की अब तक की अत्याचारी रणनीति को ध्यान में रखते हुए उसने उन लोगों को निर्दयता पूर्वक मार डाला था जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन शेर को सवा शेर मिलते ही अपना काम निकालने के लिए एकदम गरीब गाय जैसा सीधापन दिखाने की कला में भी वह माहिर था। जैसे ही वह ठीक हो गया उसने बिना अकड़ की भाषा बोले मालव शूद्रक के संयुक्त कमांडरों के साथ युद्ध विराम की बातचीत शुरू कर दी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उस संयुक्त गण के 100 प्रतिनिधि चुने गए। उन सभी भारतीय प्रतिनिधियों के सम्मान में सिकंदर ने अपने शिविर में एक भव्य समारोह आयोजित किया। ऊंचे कद के 100 भारतीय योद्धा शरीर में सुडौल और सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों और कीमती हीरे जवाहरात के गहनों से सुसज्जित अपने मजबूत और अच्छी तरह से सजाए गए सुनहरे रथों में सवार समारोह के लिए आए थे। उनके साथ सुंदर और कीमती अलंकरणों से सजे हाथी भी थे। यूनानियों को हमेशा हाथियों से बहुत आकर्षण रहता था। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हीं प्रतिद्वंदियों ने उसके जीवन को खतरे में डाल दिया था, सिकंदर ने समारोह में अपनी शाही महिमा को वीरता के साथ प्रदर्शित किया। उन प्रतिनिधि सभाओं के भोजन समारोह के दौरान 100 सोने की भोजन थालियां एक पंक्ति में रची गई थी। ऊंची शराब और पकवानों की बड़ी रेलचेल थी। विभिन्न खेल, उत्सव और गायन और नृत्य समारोह आयोजित किए गए थे। अंत में सिकंदर और मालव शूद्रकों के गणराज्यों के बीच संधि हुई। उसके तहत द्विपक्षीय युद्ध को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और सिंधु नदी से लौटने वाले सिकंदर के बेड़े को मालव शूद्रकों के गणराज्यों से बिना छेड़छाड़ किए आगे बढ़ने दिया जाए, ऐसा तय किया गया। यहाँ ध्यान दे दोस्तों कि इस पूरे इतिहास का वर्णन ग्रीक लेखकों द्वारा लिखा गया है, इसलिए भारत के पक्ष में इस इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने या काल्पनिक समझने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब भारत के केवल 2 राष्ट्र एकजुट हुए तो हमारे अपने पूर्वजों ने तथाकथित जगज्जेता माने जाने वाले विजयश्नु सम्राट को युद्ध में झुकाकर क्या अधिक पराक्रम दिखाया। उस पराक्रम के लिए उसी पराजित पराक्रमी सम्राट ने उन विजयी भारतीय वीरों को कितना बड़ा सम्मान दिया। अब यहाँ जरा सोचिए, सबका एक साथ आना छोड़ दो, लेकिन अगर यहाँ के सिर्फ 4 राजा एक साथ आ जाते और सिकंदर के सामने हठीले खड़े हो जाते तो सिकंदर मजबूत और विशाल सेना के सामने बिना लड़े अपनी गर्दन झुकाए दरवाजे से ही वापस नहीं लौटा होता क्या? ध्यान में लो भाइयों, इतिहास के लिए निरर्थक ये जो तो भविष्य के लिए एकता की ताकत समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। खैर,
संधि के अनुसार सिकंदर का बेड़ा मालव क्षुद्रकों के क्षेत्र से चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन जान पर बन आने के बावजूद सिकंदर ठंडा नहीं हुआ था और न ही युद्ध खेलकर क्षेत्र पर कब्जा करने की उसकी लालसा शांत हुई थी। यहाँ से आगे भी सिंधु नदी के समुद्र में मिलने तक के क्षेत्र में भी सिकंदर ने आसपास के राज्यों को संधि से या संधि से नहीं माने तो युद्ध से बेचरा करके जीतते हुए ही आगे बढ़ रहा था। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे सिकंदर को मसागा में 7,000 भारतीयों का एक सशस्त्र दल मिला। उसमें कई महिलाएं और बच्चे भी थे। सिकंदर ने उन्हें जीवन दान की शर्त पर अपनी सेना में शामिल होकर अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए कहा। न मानने पर जान से मारने या गुलाम बनाने की धमकी भी दी। उस जनजाति के नेताओं ने सबकी सहमति तक पहुंचने के लिए विचार विमर्श के लिए एक रात का समय मांगा। सिकंदर ने उन्हें वह दिया और उन्हें यूनानी शिविर के बाहर लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रात बिताने की अनुमति दी। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम अपने स्वयं के जीवन को बचाने के लिए यूनानियों जैसे विदेशियों का समर्थन करके अपने देश पारतंत्र में धकेलने का पाप कभी नहीं करेंगे। और भोर होते होते सिकंदर की नजर से बचकर वहां से भागने की योजना बनाकर वे आराम करने और खुद को ताजा करने के लिए थोड़ा लेट गए। लेकिन सिकंदर को तुरंत उनकी साजिश का पता चल गया। तब उसने ग्रीक सेना को सोई हुई सेना पर अचानक से हमला करने का हुक्म दिया। आदेशानुसार सेना द्वारा एकदम से मारकाट शुरू की गई। तभी उन 7,000 भारतीयों में हड़कंप मच गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वे भी सतर्क हो गए और विरोध के लिए शास्त्रों को चलाना शुरू कर दिया। महिलाओं और बच्चों को अंदर रखते हुए उन्हें कवर करते हुए पुरुषों ने बाहर गोल किया और दुश्मन पर टूट पड़े। कई महिलाएं भी बेहोश होकर यूनानियों से लड़ने लगी। यूनानियों की बड़ी ताकत के आगे इन भारतीयों की ताकत आखिरकार कम गिरी। लेकिन लड़ाई तब तक जारी रही जब तक कि आखिरी आदमी मारा नहीं गया। देशद्रोही के रूप में या अपमानित जीवन जीने से इनकार कर अपनी आखिरी सांस तक लड़कर स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाले उन सभी बेसहारा लेकिन बहादुर देशवासियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। बाद में अग्रश्रेणी नामक गणराज्य ने, गणराज्य का अर्थ गणतंत्र या प्रजासत्ताक है, उस राज्य ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण न करते हुए अपने शत्रु धर्म को जागृत किया और मरते दम तक लड़ते रहे। जब एक विशाल यूनानी सेना ने उनकी राजधानी पर चढ़ाई की तो वे बीच बीच में बाधाएं खड़ी कर उनके पीछे से लड़ते हुए कई यूनानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यूरोपीय लेखक कर्टिस लिखता है, लेकिन जब अंत में यूनानियों के विशाल सैन्य दल को हटाना असंभव हुआ तब उन्होंने आत्मसमर्पण कर अपमानित जीना ठुकरा कर उन्होंने अपने ही हाथों से सभी घरों में आग लगा दी और उनकी बहादुर महिलाओं ने अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों सहित उस अग्निकुंड में छलांग लगा दी और अग्नि में स्वाहा कर मारी मरण स्वीकारा। यानी आज की भाषा में जोहर का अर्थ है जहर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जोहर की तेजस्वी प्रथा अत्यंत प्राचीन है और वे सब भारतीय योद्धा वीरता से लड़ते हुए आखिरकार अपनी मातृभूमि पर निछावर हो गए। विरोध करने की ताकत बचने के कारण पुरुषों और महिलाओं सहित पूरे राज्य के खुद को आग से भस्म कर लेने वाले ऐसे कई उदाहरण देख यूनानी सेना दंग रह जाती। ऐसे सभी सम्माननीय भारतीय स्त्री पुरुषों के साथ साथ हम अग्रणी नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह लड़ते हुए सिकंदर की नौसेना जब सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तो ब्राह्मणक नामक छोटी सी जनजाति देश की आजादी के लिए अंतिम सांस तक डटकर संघर्ष करती रही। वैसे भी सिकंदर इस फिलोसोफर वर्ग से गुस्सा था। वह पहले भी कई बार इस वर्ग से बदला ले चुका था। अब जब सिकंदर ने सिंधु नदी को समुद्र के मुहाने तक को पार करना शुरू किया तो वर्तमान पाक व्याप्त हिंदुस्तान में सिंध हैदराबाद के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में पट्टनप्रस्थ नामक एक छोटा सा राज्य था। संस्कृत में समुद्र तट पर या बड़ी नदियों के किनारे स्थित शहरों को अक्सर पट्टन कहा जाता था। पट्टनप्रस्थ का छोटा राज्य सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था और उनके पास उससे लड़ने की ताकत भी नहीं थी। इसलिए उस जिले के जनपद ने अपनी घर-बार संपत्ति को सामूहिक रूप से मातृभूमि को त्याग दिया और वहां से दूर चले गए। उस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद सिकंदर की नौसेना आखिरकार अरब सागर यानी सिंधु सागर में प्रवेश कर गई। सिकंदर को झेलम नदी से पट्टनप्रस्थ पहुंचने में 10 महीने लगे। घुड़सवार सेना और नावों की व्यवस्था सरदार नियरकस द्वारा अच्छी तरह से बनाए रखी गई थी। यहाँ वह भारत की सीमाओं से बाहर चला गया। इसलिए हम इस आगे के इतिहास को कुछ समय बाद देखते हैं और यहाँ इस सवारी का न केवल भारत पर बल्कि पूरे विश्व पर हुए प्रभाव को देखते हैं। सिकंदर के इस अभियान का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि हासिल करना ही नहीं था, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा व्यापार के विकास के लिए ग्रीस से लेकर भारत की पूर्वी सीमा तक के सभी क्षेत्रों को जीतना भी था। यही कारण है कि उसने अपनी अधिकांश यात्राओं में रणनीतिक स्थानों पर नए बाजार पेट और शहर बनाए। इस अंतिम नदी यात्रा में भी उसने नए नए सैनिकी और वाणिज्यिक उपकरणों की पूरी खोज की थी और रणनीतिक स्थानों पर डॉक, बंदरगाह और गलबतों का निर्माण किया था।
उसके द्वारा बनाए गए कई स्थान आने वाली सदियों तक फलते फूलते रहे। यह स्पष्ट रूप से सिकंदर की रणनीति, आविष्कारशीलता, ज्ञान और प्रणाली को दर्शाता है। लेकिन ऐसा कारनामा कर सिर्फ 32 साल की उम्र में ही वह ये दुनिया छोड़ चल बसा, ये बात उसके और ग्रीक राष्ट्र के लिए जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, आज हमारा सवाल यह है कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और दुनिया के नक्शे पर उस जगह को खोजें, क्योंकि उस योग से आपकी इतिहास और भूगोल दोनों विषयों की पढ़ाई हो जाएगी। सही है ना? उसने पश्चिम एशिया के देशों में एक नया आंदोलन उत्पन्न किया। विभिन्न स्थानों के उपयोग और उपभोग की चीजें एक दूसरे को ज्ञात हो गई। नए व्यापार मार्ग और नए बाजार उभरे। उस योग से व्यापार और उद्योग को नई गति मिली। भारत से कपास और चावल, तिब्बत से ऊन और अन्य अत्यधिक उपयोगी वस्तुओं की खपत पश्चिम में होने लगी। यह हुआ व्यावसायिक दृष्टि से विवेचन। सामरिक दृष्टि से एक वीर योद्धा और एक उत्कृष्ट सेनापति के रूप में सिकंदर निस्संदेह सैन्य अनुशासन, सुव्यवस्थापन, युद्ध कला और अदम्य साहस के मामले में महान था। इसी प्रकार भारतीय योद्धाओं की तुलना में भी सिकंदर युद्ध की रणनीति में ऊंचा प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ सिकंदर जैसे ये विदेशी आक्रमक हमारे देश में इतना हल्ला क्यों मचाते हैं? वे किस बल पर आकर हमारे देश की ऐसी दुर्दशा करते हैं? हमारी गलतियाँ क्या है? उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें इन परकीय आक्रमणों से क्या सीखना चाहिए? उनके पास कौन सी अच्छी प्रथाएं हैं जिन्हें हमें भी अपनाना चाहिए? इन बातों का अध्ययन कर गुरु चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, इन दो भारतीयों को छोड़कर किसी ने भी इस विदेशी सवारी से कोई सबक नहीं लिया, ऐसा आगे का इतिहास देखते हुए अनिच्छा से कहना पड़ रहा है। इसी शिक्षा के कारण ही सम्राट चंद्रगुप्त इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कर पाए। हम आगे इसी गहराई से उस मौर्य साम्राज्य का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर उस समय चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे और ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होता तो इन बार बार होने वाले विदेशी हमलों से और अगली भयानक आपदा से बचा जा सकता था। हालांकि अब से आगे इस तरह के इतिहास को जानकर, इससे ज्ञान प्राप्त कर और जगज्जेता सिकंदर, जिनके सिकंदर जैसी झूठी सौज्ञाओं के बारे में अज्ञानता दूर करने के लिए वो फिर से ऐसी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता थी। इसलिए अगर आपको लगता है कि अपने इस गुना और हम चैनल द्वारा ये चल रही ये प्रयत्न सही है, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।